तो गाइज़ आज हम अपना इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमने अपना नेशनल इनकम के बारे में ही पढ़ना है और उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं वो पढ़ना है। इससे पहले हम थ्योरीज़ वाली वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। गाइज़ मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइज़ नेशनल इनकम होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा। नेशनल इनकम वो होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक कंट्री में होती है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से जितने भी हमारी मनी वैल्यू जनरेट होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। फाइनल गुड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारे कंसेप्ट आपके मैं आगे चल के क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होता है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो सारे गुड्स एंड सर्विस होते हैं जिसको हम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी सेल हो सके और उनकी कुछ मार्केट वैल्यू हो, ठीक है। इसी तरह से नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस जिसको हम अपने लिए, जिसको हम बनाते हैं उन्हें बेचने के लिए नहीं, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम घर पे खाना खाते हैं, जैसे कपड़े अपने खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं तो अपने आपको पैसे थोड़ी ना देते हैं कपड़े धोने के, ठीक है ना। ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। इस तरह से आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जिसको हम फर्दर प्रोसेस करके उसको फाइनल गुड बनाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, अगर एक साल तक इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड ही फाइनल गुड बन जाता है एक साल तक। आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है। इसी तरह से हमारे फाइनल गुड्स वो होते हैं जिसे हम फाइनली कंजप्शन करते हैं, जिनमें फर्दर कंज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड, एक होता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड देखो, जैसे एक दुकानदार है, उसके दुकान में एक स्टूल है, वो स्टूल जो है वो इंटरमीडिएट गुड है दुकानदार के लिए, लेकिन जब हम उसे खरीद के घर पे ले आएंगे ना और उसको हम घर पे रखेंगे वो हमारे लिए फाइनल गुड है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो नेशनल इनकम में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में सिर्फ हम जो फाइनल गुड्स हैं उसकी जो सेल है बस उसे ही हम काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते। आपको ये याद रखना है। इसी तरह से फैक्ट्री इनकम वो होती है जो हमने मेहनत करके पैसे कमाए होते हैं बाय रेंडरिंग अवर फैक्ट्री सर्विसेज, और ये भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। जैसे हम एक मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है और उसके बाद उसको पैसा मिल रहा है। जब मजदूर को पैसे मिलते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जैसे कोई टीचर है उसको सैलरी मिल रही है, कोई काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, तो ये हमारी फैक्ट्री इनकम होगी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती हैं जो हमें काम करने के बगैर पैसे मिलते हैं और ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। जैसे कोई हमें गिफ्ट दे देता है, जैसे हमें स्कॉलरशिप मिलती है, ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। इसी तरह से आपको एक और कंसेप्ट याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आगे आपको जीडीपी में इस्तेमाल आएंगे, इसलिए हम आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। जीडीपी का, डोमेस्टिक टेरिटरी का ये मतलब होता है जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स, जो फ्रंटियर्स होते हैं एक कंट्री के, उन बॉर्डर्स के अंदर की जितनी हमारी टेरिटरी होती है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। इस तरह से आपको एक और टर्म याद करनी है कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंस वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में रिजाइड कर रहा है एक साल के लिए, एक साल से ज़्यादा, या फिर और जिसकी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब खा पी जितना भी पैसा वो खर्च कर रहा है उसी कंट्री में कर रहा है। ये आपको याद रखना नॉर्मल रेजिडेंट कैसे हो गए। तो अब जो नेशनल इनकम है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कौन से पैरामीटर हैं। सबसे पहले हमारा होता है जीडीपी की अगर आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लोगे तो जितने हमारे अगले एग्रीगेट्स होते हैं जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो जीडीपी को हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एक कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉर्डर्स के अंदर, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसमें हम जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। आपको इसमें ये नोट करना है, जैसे हमारे काफ़ी रिश्तेदार बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, वहाँ पे जो वो पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमा के जब वो वापस कंट्री में बेचते हैं वो पैसा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री, लेकिन जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में पैसा कमाते हैं वो इंक्लूड होता है। तो आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री आर इंक्लूडेड, जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आके पैसा कमा रहे हैं वो इंक्लूड होगा, और इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड, और जो हमारे रेजिडेंट्स अब्रॉड बाहर पैसा कमा रहे हैं और उसको यहाँ पर रिमिट कर रहे हैं, जो पैसा फॉरेनर्स जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो बाहर जाते हैं बाहर की कंट्री में, वहाँ से यहाँ पे पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं,
और वो एक्सक्लूड होता है, वो जीडीपी में अकाउंट नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स इन अ कंट्री प्लस इनकम अर्नड इन द कंट्री बाय फॉरेनर्स माइनस इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस तरह से हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी कहते हैं, जीएनपी आपको पहले ही याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है ये, ठीक है, माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। और एक जो कंसेप्ट ऑफ जीएनपी है, पहले तो यही है जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में, बस आपको इसमें ये याद करना है कि जीएनपी इंक्लूड करता है जो इनकम हमारे रेजिडेंट्स अब्रॉड अर्न करते हैं ना और घर पे बेचते हैं, वो इनकम यहाँ पे इंक्लूड होती है, लेकिन जो फॉरेनर्स यहाँ पे कमा रहे होते हैं वो यहाँ पे एक्सक्लूड होती है, उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो फॉरेनर्स पैसे कमा रहे हैं वो जीएनपी पे इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो हमारे लोग बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। और जो बाहर से पैसे अंदर आते हैं, मतलब जो हमारे बंदे जाके फॉरेन कंट्री से पैसे कमाते हैं, उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से आपको याद करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, NDP। देखो, जब हमारी जीडीपी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ खर्चा भी होगा, है ना, उस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पहले आपको सब यही याद रखना है, जो भी डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस हुए कंट्री में माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी के साथ हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। गाइस, डेप्रिसिएशन ये होता है, सपोज कर लो आपने एक फ़ोन लिया है, आज आपने वो फ़ोन लिया है 10,000 का, ठीक है ना, उसकी जो ग्रास वैल्यू है वो 10,000 है, लेकिन 2 साल बाद आप वो फ़ोन बेच दोगे 8,000 रुपये का। 2,000 रुपया उसकी वैल्यू में कम आ गया, और वो वैल्यू किस लिए कम आया, क्योंकि हमने उस फ़ोन को इस्तेमाल किया और उसकी 2,000 रुपया वैल्यू कम होगी। ये जो वैल्यू कम होगी इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और 2 साल बाद जब हम उसको 8,000 का बेचेंगे वो 8,000 उसकी नेट वैल्यू होगी। तो आई होप ग्रास वैल्यू और नेट वैल्यू भी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको NNP कहते हैं, इसमें पहले आपको जीएनपी का कंसेप्ट याद करना है, ठीक है, और इसमें हमने जीएनपी के साथ माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन को। तो गाइस, आपको मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हमारा ये देखो डोमेस्टिक लिखा है यहाँ पे मैंने और यहाँ पे नेशनल लिखा है, ये ग्रास है और नेट है। तो जीडीपी है, जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, आपको ये याद रखना है, और एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है ना। और जीएनपी में हम कैसे करते हैं, जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, इसमें जीडीपी प्लस होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आ रही है उसको हम प्लस करते हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके साथ जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इन दोनों को प्लस करते हैं। इस तरह से हमारी NNP निकल जाती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ और कंसेप्ट याद रखने हैं, जैसे हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में हम प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को और माइनस करते हैं सब्सिडीज़ को, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसमें हम सब्सिडीज़ को प्लस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा होता है मार्केट प्राइस में, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं और सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं। इस तरह से जो हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसमें हम सब्सिडीज़ को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से डोमेस्टिक इनकम हमारी कौन सी है, तो आपको जो हमारा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको मैं अगली स्लाइड्स में समझाऊंगा क्या होता है। इस तरह से जो हमारी मार्केट प्राइस पे GNP होती है, इसमें हम किसको प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। और इसी तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे बंदे फॉरेन से पैसा कमा के घर पे बेचते हैं। और GNP जो फैक्टर कॉस्ट में है, इसमें हम GDP जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है उसके साथ हम प्लस कर देते हैं हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा होता है मार्केट प्राइस में, इसमें हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। इस तरह से जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट में, इसमें हम NDP फैक्टर कॉस्ट के साथ प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो यही होती है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से कुछ और कंसेप्ट जैसे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे होती है गाइस, जितना भी तरीके के आप पैसे कमा रहे हो ना, आपकी पर्सनल इनकम जहाँ मर्जी से आप पैसा कमा रहे हो, चाहे आप स्मगलिंग कर रहे हो, बराई, कुछ भी, जहाँ से भी पैसा आए वो हमारी पर्सनल इनकम होगी। इस तरह से डिस्पोजेबल इनकम ये होती है, सपोज कर लो आपकी 10,000 रुपीज़ इनकम है, 10,000 रुपीज़ से 2,000 आपको फाइन देना है हर मंथ, या 2,000 आपको इनकम टैक्स देना है, तो बचे आपके 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, जो आपकी एक्चुअल इनकम होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है इसको हम मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंडिया में नेशनल इनकम को मेजर करती है CSO एक, जिसका मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है CSO, वो कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम को। और हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं 3 तरीके से। एक हमारा होता है वैल्यू एडिड मेथड, एक होता है हमारा इनकम मेथड और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से जब हम इसको
इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो भी है नेशनल इनकम वो सेम ही निकलती है। तो हम पहले बात करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या हो गया। इसमें ये होता है कि हम वैल्यू ऐड करते रहते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। डिफरेंट फेजेज ऑफ प्रोडक्शन में इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो एक फार्मर है, एक मिलर है और एक बेकर है, ठीक है। फार्मर क्या आउटपुट दे रहा है, फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो मिलर है वो वीट से आगे आटा बना रहा है और जो हमारा बेकर है वो आटे से आगे ब्रेड बना रहा है, ठीक है। जो हमारा फार्मर है वो वीट बना रहा है, वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपये में उसको सेल कर रहा है। जो हमारा मिलर है जिसको आगे आटा बना रहा है वो उसको 700 रुपये में बेच रहा है। इस तरह से जो हमारा बेकर है वो उसको 1000 रुपये में बेच रहा है। इसमें आपको ये याद रखना है, जब फार्मर वीट को प्रोड्यूस करेगा तो उसको उसमें खर्चा कितना होगा, हम मानते हैं कोई रुपया भी उसको खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब मिलर फार्मर से वीट ले रहा है ना, तो उसको कितना खर्चा होगा, क्योंकि वो 500 रुपये की उससे लेगा तो 500 रुपया उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगी। इस तरह से जब बेकर मिलर से आटा लेगा तो वो उससे कितने रुपये का लेगा, 700 रुपये का लेगा ना, तो उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन 700 रुपया हो जाएगी, ठीक है ना। तब जब हम इसकी कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, जब हमारा फार्मर है वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, 500 रुपये। उसी तरह से जो हमारा मिलर है ना वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, उसने 700 रुपये की सेल की और उसमें उसको खर्चा कितने का हुआ था, कितने रुपये का उसने खरीदा था, 500 रुपये का। 700 को 500 से माइनस कर दो तो 200 रुपया वो वैल्यू ऐड कर रहा है। इस तरह से जो हमारा बेकर है ना उसने 1000 रुपये का सामान बेचा लेकिन लिया कितने का था, 700 का, तो 300 रुपया वो वैल्यू ऐड कर रहा है। जब हम सबको काउंट कर देंगे तो हमारे पास 1000 रुपीज़ हो जाएगी और ये 1000 रुपीज़ हमारी जीडीपी मार्केट प्राइसेस पे होती है, ठीक है ना। जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से ही हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है फैक्टर कॉस्ट में। तो अब जीडीपी से एनएनपी जाने के लिए हमारा माइनस होता है डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फॉर्म प्लस होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। ये एमसीक्यू के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू में आपको ये लाइंस याद रखनी है। जो वैल्यू एडिड मेथड है ये इसलिए यूज़ होता है कि हम अवॉइड कर दें डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का ये मतलब होता है गाइस, जैसे यहाँ पे जो वीट है वो तो फार्मर के लिए फाइनल गुड है ना, ये उसके लिए फाइनल गुड है, लेकिन मिलर के लिए ये इंटरमीडिएट गुड है, ये फाइनल गुड नहीं है। तो नेशनल इनकम में इसकी काउंटिंग में हो जाएगी, इसकी काउंटिंग में हो जाएगी, इसकी काउंटिंग में हो जाएगी, तीनों की अलग अलग काउंटिंग होगी, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। बट हमने सबको एक ही बार काउंट करना है, इनकी डबल काउंटिंग नहीं करनी, इसलिए हम वैल्यू एडिड मेथड लगाते हैं और सबकी एक ही बार काउंटिंग करते हैं, दैट इज 1000, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिड मेथड आपको याद रखना है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे हम डबल काउंटिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरा मेथड होता है फैक्टर इनकम मेथड, ये फैक्टर शेयर मेथड इसको कहते हैं। इस तरह से भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब ये हमारा मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है गाइस, इस मेथड में जो नेशनल इनकम है उस जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमारी आ रही है ना उसको हम ऐड करते हैं। जैसे नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, रेंट आ रहे हैं, वेजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, ये सारे मिला के जो हमारी नेशनल इनकम बना रहे हैं, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। यही हमारा फैक्टर इनकम मेथड है। इसको हम आगे डिवाइड कर देते हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसको हम डिवाइड कर देते हैं कैपिटल इनकम्स में, लेबर इनकम में और मिक्स्ड इनकम में, इन तीनों में हम इसको आगे डिवाइड कर देते हैं। तो अब लेबर इनकम कहाँ से है, लेबर इनकम में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। लेबर इनकम में हम वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ये सारे हम इंक्लूड करते हैं जो पेड की जाती है एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री। वेजेस को पे की जाती है, लेबर को, मतलब सैलरीज, ये सब हम ऐड करते हैं लेबर इनकम्स में, ठीक है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री लेबर इनकम्स होती हैं, जैसे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, कोई वेलफेयर फंड्स हो गया, उनको पेंशन मिल रही है, ये सब इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जैसे ओल्ड एज पेंशन, सर्विस ग्रांट, कंपनसेशन टू वार अफेक्टेड पीपल, ये हम इंक्लूड नहीं करते लेबर इनकम में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या इंक्लूड करते हैं और क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, आपको बस यही याद रखना है। इसी तरह से हमारी जो कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ये जितनी चीज़ें आपने लिखी है ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, सेविंग डिपॉजिट, ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। हमारे जो कैपिटल इनकम्स होती हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारी एक मशीनरी से हमें कितना पैसा आ रहा है, ये सारा हम कैपिटल इनकम्स में इंक्लूड करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद करो, ठीक है। उसी तरह मिक्स्ड इनकम हमारा वो होता है जो हमें फार्मिंग, इंटरप्राइज से, एंटरप्रेन्योरशिप से, इन सब से जो हमारी इनकम्स आती हैं इसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। जैसे कोई भी लीगल और मेडिकल प्रोटेक्ट, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन होगी, इन सब से जितनी हमारी इनकम होती है इसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं और ये सारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। इसका हम और इन सारे मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम मेथड। इस तरह से हमारा एक और मेथड होता है जिसे हम नेशनल इनकम को इंक्लूड अकाउंट करते हैं, वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मेथड का मतलब कि कितना हमने खर्चा किया।
एक्सपेंडिचर मेथड को हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और ये नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर स्टेज पे मेजर करता है, यानी कि हमारा एक साल में कितना खर्चा हुआ, ठीक है ना। इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, देखो पहले हम इस पर इंक्लूड करते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। इस मेथड के अंदर जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ मार्केट प्राइस में उसको हम ऐड कर लेते हैं और हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर निकल आता है। मतलब जितना हमने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी हमें कंज्यूम किया कमोडिटीज़ को, उस पर कितना खर्चा हुआ, कितने हमने टैक्स पेमेंट हमने की, कितनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना, और प्राइवेट सेविंग्स है हमारी, या हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ये सारी कहाँ पे गिनी जाती है, इनकम डिस्पोजल मेथड में। आपको एमसीक्यू के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकम डिस्पोजल मेथड में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए गाइस तो ये हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे प्राइवेट कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, बाहर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, जो गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, जितनी आपने प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट की है, ये सब इसमें हम प्रोडक्ट डिस्पोजेबल मेथड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। इसी तरह से आपको कुछ यहाँ पे नॉमिनल एंड रियल जीएनपी, ये आपको याद रखना है। जो जीएनपी और जीडीपी है ना, इसको हम करंट प्राइसेस पे भी मेजर कर रहे हैं और कांस्टेंट प्राइसेस पे भी मेजर करते हैं। करंट प्राइसेस जो आजकल के प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं वो हो गया, और कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है हम एक बेस ईयर ले लेते हैं, उस बेस ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं आज के प्राइसेस को, इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। पहले हम बेस ईयर लेते थे 2011 का, लेकिन इस साल के बाद हम अब बेस ईयर 2021 का ही लेंगे। जो जीएनपी एस्टिमेटेड होती है करंट प्राइसेस पे उसको हम नॉमिनल जीएनपी बोलते हैं, और जो जीएनपी का एस्टिमेटेड होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे उसको हम रियल इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे मेजर होती है उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और जो बेस प्राइसेस पे होती है उसे हम रियल जीडीपी बोलते हैं। बस आपको इसमें इतना ही कंसेप्ट पढ़ना है। तो गाइज आप मेक श्योर करें, अगर आपको समझ आ रही है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जेके एसएसपी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। हमारा ये मकसद है कि जितने भी एमसीक्यू के रिलेटेड यहाँ पे आपको आ सकते हैं हम आपको वो क्लियर कराएं, क्योंकि आपको एमसीक्यू निकालने हैं, 10 एमसीक्यू निकालने हैं। हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे, 500-600 हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, और उसमें से ही हो सकता है कि आपके जो 10 एमसीक्यू आने हैं वो आ जाएँ। तो अगर आपको लग रहा है कि हम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब हमने डिटेल्स में पढ़ाया था तो काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू के रिकॉर्डिंग ही पढ़ाएं, ठीक है। तो गाइस आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।